So, electromagnetic induction, it is the phenomena of production of electric current or EMF in a coil when magnetic flux linked with the coil is changed. अगर किसी भी कॉयल कोई भी सोलेनॉइड इनमें से मैग्नेटिक फ्लक्स का नंबर यानी कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स का नंबर चेंज होता है तो उस चेंज की वजह से एक करंट क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. दैट करंट इज कॉल्ड बैक करंट या रिवर्स करंट या बैक ईएमएफ. प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एक सरफेस से पास होते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगे जैसे 1 2 3 4 5 तो उस नंबर को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर. उसका फॉर्मूला है फाई इक्वल्स टू बी डेल एस कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है और कोई भी सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है तो इन दोनों के बीच का एंगल होता है थीटा. एंड रिमेंबर एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है वेबर और सीजीएस यूनिट है मैक्सवेल. वेबर का फॉर्मूला है 1 टेस्ला इंटू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर. यहाँ पे है फाई का डायमेंशन. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल डज नॉट चेंज विद टाइम. याद रखना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल डज नॉट चेंज विद टाइम. टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता. व्हेन बोथ लूप एंड मैग्नेट मूव इन सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी. तो ये कब होता है? पहला, जब लूप एंड मैग्नेट मूव इन द सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी. जब दोनों सेम ही डायरेक्शन में लूप और मैग्नेट अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद सेम वेलोसिटी तो कोई फ्लक्स में चेंज नहीं होगा बिकॉज ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट चीज़ हो गया. मैग्नेट भी आगे जा रहा है, तुम्हारा कॉयल भी उसके पीछे पीछे जा रहा है, तो फ्लक्स में चेंज कैसे होगा? नहीं हो पाएगा. मैग्नेट इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस कीपिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम द लूप अनचेंज्ड. अगर मैग्नेट एक्सिस पे रोटेट करेगा, एक्सिस पे यानी ऐसे रोटेट कर रहा है, अगर मैग्नेट एक जगह पे ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा इस एक्सिस के, तो कोई फ्लक्स में चेंज नहीं होगा. फ्लक्स में चेंज होता अगर मैग्नेट ऐसे रोटेट करता कि पूरा मैग्नेट ऐसे घूमता तो फ्लक्स में चेंज होता. अगर मैग्नेट इस एक्सिस पे ऐसे बस घूमता रहेगा इस एक्सिस पे तो कोई फ्लक्स में चेंज नहीं होगा. सेकंड, इफ द लूप इज रोटेटेड इन a uniform magnetic field keeping it fully within the field. अगर मैं लूप को, एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, अगर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक लूप लूँ और उसको यहाँ पे रोटेट कराता रहूँ, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लूप को ऐसे घुमाता रहूँ बट फील्ड से बाहर ना लेके जाओ तो भी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा. तो ये 3 कंडीशन है जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स पे चेंज नहीं होता. यहाँ तक ना 1 मैक्सवेल इक्वल्स टू 10⁻⁸ वेबर. और फॉर ए कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स एंड एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, फाई का एक और फॉर्मूला है NBA cos थीटा और NBA cos ओमेगा t, जहाँ पे थीटा है ओमेगा t का बराबर. तो देयर आर टू फॉर्मूलाज, फाई इक्वल्स टू NBA cos थीटा और फाई इक्वल्स टू NBA cos ओमेगा t. ये दोनों फ्लक्स के फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फ्लक्स. 1 वेबर क्या होता है? 1 वेबर इज द मैग्नेटिक फ्लक्स जहाँ पे सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर का है विच इज हेल्ड नॉर्मली टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी 1 टेस्ला है. तो ये तो सिंपल है. यानी फ्लक्स वन कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड भी 1 होगा, सरफेस एरिया भी 1 होगा और थीटा 90 डिग्री होगा. बस, दैट इज इट. तो परपेंडिकुलर यानी नॉर्मली रखना होगा और दोनों का वैल्यू 1 1. व्हेन ए कॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम ए magnetic and electric field, the flux automatically becomes zero. अच्छा, ये नहीं होगा. व्हेन ए कॉइल इज रिमूव फ्रॉम ए मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेके जाओगे तो उसका फ्लक्स ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है. मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेके जाओगे तो फील्ड जीरो हो जाएगा, द फ्लक्स ऑटोमेटिकली बिकम्स जीरो. फेराडे का 2 लॉ. व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट चेंजेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड. अगर किसी भी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स के नंबर पे चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा बिकॉज वी ट्राई टू ओपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तब भी ओपोज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तब भी ओपोज करेंगे. द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट्स एज लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस. जब तक फ्लक्स में चेंज होगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा. जैसे ही फ्लक्स का चेंज बंद कर दोगे इंड्यूस्ड ईएमएफ खत्म. यानी जैसे फ्लक्स 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 फ्लक्स में चेंज हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा. पर एक बार फ्लक्स 5 5 5 5 5 कांस्टेंट हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी खत्म. फिर जैसे ही फ्लक्स कम होना स्टार्ट होगा 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा. The magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फ्लक्स तुम कितने स्पीड से और कितना ज़्यादा चेंज करो उस पर डिपेंड करेगा तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा.
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ही ज़्यादा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा फ्लक्स में चेंज होगा और जितना फास्ट होगा। तो जितना फास्ट फ्लक्स में चेंज करोगे, फ्लक्स में चेंज जितना फास्ट करोगे और जितना ज़्यादा करोगे, उस पर डिपेंड करेगा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज phi2 माइनस phi1 बाई टी। और उसके छोटे चेंज के लिए उसका फॉर्मूला है माइनस डी फाई बाई डी टी, जहाँ इफ एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स तो उसके लिए नया फॉर्मूला E इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी। इस इज नोन एज फेराडेस लेंस लॉ। लेंस लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल फ्लोज इन सच ए डायरेक्शन दैट अपोजेस द चेंज। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में जो करंट क्रिएट करेगा ना, जहाँ पे ईएमएफ होता है वहाँ पे करंट होता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो करंट क्रिएट करेगा वो ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करेगा ताकि वो चेंज को अपोज कर सके। जैसे यहाँ पे, जैसे ये नॉर्थ पोल, यहाँ पे एक कॉइल है। इस पूरे कहानी को लेंस लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको जस्ट शॉर्ट में समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक स्टेशनरी कॉइल है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। जैसे ही मैग्नेट को मैं कॉइल के सामने लाऊंगा तो नॉर्थ पोल उसके तरफ आ रहा है। तो आते हुए नॉर्थ पोल को अपोज करने के लिए इट विल क्रिएट ए नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल यानी करंट कैसे फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल पे करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है। तो एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, करंट बल्ब के अंदर से जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा। और तुम्हारा मैग्नेट आते हुए अपोज हो रहा है, तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स डालना होगा इसको सामने लेके आने के लिए, बिकॉज वो अपोज कर रहा है ना, तो वो अपने आप आना नहीं चाहता। तो तुम्हें एक्स्ट्रा फोर्स दिया, तुमने एक्स्ट्रा फोर्स दिया नहीं, तुमने एक्स्ट्रा वर्क डन किया। तुम्हारा एक्स्ट्रा वर्क डन ही यहाँ पे बल्ब को जला रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, तुम्हारा वर्क डन वेस्ट नहीं जा रहा है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। सिमिलरली जब ये मैग्नेट दूर जाएगा, जब इस मैग्नेट को पास ना लाके हम दूर लेके जाएंगे, तो नॉर्थ पोल तुमसे दूर जा रहा है, तो तुम्हारे तुमसे दूर जाते हुए नॉर्थ पोल को कैसे अपोज करोगे? साउथ क्रिएट करके, बिकॉज तुम उसको खींच के पास लाना चाहते हो। नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, खींच के पास लेके आ जाते हैं अपोज करने के लिए। तो नॉर्थ अगर तुमसे दूर जा रहा है तो तुम साउथ पोल क्रिएट करोगे। साउथ यानी करंट जाएगा क्लॉकवाइज। करंट अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो करंट घूम घूम के फिर से बल्ब के अंदर से जाएगा, तो फिर से बल्ब ग्लो होगा। पर तुम दूर जा रहे थे, वो उल्टा खींच रहा है, तो तुम्हें जाते हुए भी उल्टा वर्क डन करना होगा। तुम्हारा वर्क डन इज नॉट गेटिंग वेस्टेड, इट इज कन्वर्टिंग इनटू लाइट एनर्जी। तो दोनों केसेस में वर्क एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहां से होता है। यही कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ। तो अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का एक बेड है जहाँ पे बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे एक लूप है, अगर इस लूप को यहाँ से खींच के बाहर निकालेंगे विद वेलोसिटी v, तो इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा। क्यों? बिकॉज देखो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अभी इतना सारा है, पर जैसे ही थोड़ा थोड़ा लूप और बाहर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और कम होगा। जैसे लूप थोड़ा और बाहर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और कम होगा। तो यानी देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पे भी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा, वहाँ पे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा। तो इस ऐसे वाले केसेस में फॉर्मूला क्या है? E इक्वल्स टू माइनस बी एल वी, जहाँ पे एल क्या है? जिस साइड में वेलोसिटी लगा रहे हैं उसका ऑपोजिट वाला साइड। एल हमेशा क्या होता है? जिस साइड पे वेलोसिटी लगा रहे हैं उसका ठीक ऑपोजिट वाले साइड का लेंथ। सेल्फ इंडक्शन। ऐसे वाले केसेस में यहाँ पे एक सॉलिनॉइड है, यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पे की है। जैसे ही की को ऑन करेंगे इस पे सेल्फ इंडक्शन होगा। क्यों? जैसे ही मान लो बैटरी जैसे ऑन करेंगे तो इस पे करंट कैसे क्रिएट होगा? 0 1 2 3 4 करके करंट बढ़ेगा। मान लो 4 एम्पियर इस बैटरी का मैक्सिमम करंट है, इससे ऊपर वो नहीं जा सकता। तो अगर ये करंट का टेबल है और यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स का टेबल बनाया, और इस साइड में जो टेबल है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का है, तो जब जैसे ही करंट जीरो है फ्लक्स भी जीरो होगा। जब करंट टू है तो फ्लक्स दो, करंट जब 1 एम्पियर है फ्लक्स दो क्रिएट हुआ, तो फ्लक्स में चेंज हुआ। फ्लक्स में चेंज होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगेन जब करंट टू हुआ तो फ्लक्स दो से चार हो गया। अगेन फ्लक्स में चेंज हुआ तो क्या मिलेगा हमें? इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब करंट तीन हुआ तो ये छः हो गया, फ्लक्स में चेंज हुआ, हमें मिलेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। करंट छः से चार हुआ, ये आठ हो गया, तो ये अगेन चेंज हुआ, हमें मिलेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। बट उसके बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज 4 एम्पियर से ऊपर करंट जा नहीं सकता। तो जैसे ही करंट 4 एम्पियर पे कांस्टेंट हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स भी 8 पे कांस्टेंट हो गया। अब ये 8 8 8, कोई चेंज नहीं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं मिलेगा। कोई चेंज नहीं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं मिलेगा। और फिर से जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे तो करंट फिर से 4 से 3 जाएगा, तो फ्लक्स में चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। 3 से 2 होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। 2 से 1 होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। 1 से 0 होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। तो याद रखना, जब भी हम सर्किट ऑन करते हैं करंट डायरेक्टली 4 पे नहीं जाता, करंट गोज फ्रॉम 0 1 2 3 4। और जब स्विच ऑफ करते हैं करंट गोज फ्रॉम 4 3 2 1 0। तो जब तक करंट में चेंज होगा यानी फ्लक्स में चेंज होगा, तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, जहाँ पे तुम्हारा बैटरी तुम्हारे अंदर ही इंडक्शन क्रिएट कर रहा है।
हमें कोई एक्सटर्नल मैग्नेट का रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम्हारा बैटरी ही तुम्हें इंड्यूस कर रहा है। तो सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर इज जीरो। याद रखना, कोई भी अगर स्ट्रेट वायर है, बस एक वायर है, उस केस में सेल्फ इंडक्शन का वैल्यू हमेशा जीरो होता है। कंडक्टर के केस में इंडक्शन मिलता है, माने कंडक्टर नहीं, सॉरी, सोलेनोइड के केस में इंडक्शन मिलता है। बट एक स्ट्रेट वायर के केस में, बस एक करंट का लंबा स्ट्रेट वायर है, उस केस में इंडक्शन नहीं मिलेगा, सेल्फ इंडक्शन जीरो रहता है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, अभी अभी हमने देखा फ्लक्स, फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। तो करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ रहा है, तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा एल, जहाँ पे एल को बोला जाएगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब अगर अकॉर्डिंग टू फेरेडेस लॉ में पता है ए इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई की जगह एल आई बिठा दो तो हमें ये नया इक्वेशन मिल गया। तो ये नेगेटिव होगा। सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑब्वियसली ना, सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ कब, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का वैल्यू 1 होगा, यानी डी आई बाई डी टी 1 होगा। ये दोनों सेम पॉइंट है। नेक्स्ट सेल्फ इंडक्शन, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कोई एक भारी मास, ठीक है, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंपली समझा के दे रहा हूँ। जैसे एक बॉडी का बड़ा मास है, एक बॉडी का छोटा मास है, इनर्शिया क्या होता है, ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अब सोच के देखो, एक बहुत बड़ा फ्रिज है तुम्हारे घर में, बहुत बड़ा फ्रिज, और एक छोटा सा बॉल है, दोनों इनर्शिया में, इनर्शिया माने रेस्ट में है। इसको इनर्शिया का स्टेट चेंज करना इजी होगा कि इसको, ऑब्वियसली इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। ये एक बॉल है, इसको हल्का सा टच करेंगे ये मूविंग में आ जाएगा रेस्ट से। बट एक फ्रिज जो रेस्ट में है, वो काफ़ी देर तक रेस्ट में रह जाएगा, उसको झट से तुम स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकते। यानी इस केस में इनर्शिया ज़्यादा होगा, इट वंट्स टू स्टे इन रेस्ट मच स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू ए स्मॉल बॉल। तो जैसे मास इनर्शिया इनर्शिया के लिए कनेक्टेड है, वैसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ इनर्शिया के साथ कनेक्टेड है। क्यों, देखो, एक सेल्फ इंडक्शन या इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है, सेल्फ इंडक्शन कोई भी तरह के करंट के चेंज को अपोज करता रहता है। जैसे ये मास इसके मोशन को अपोज कर रहा है कि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने देना चाहता है, मोशन में लाने को अपोज कर रहा है, वैसे ही सेल्फ इंडक्शन इस सोलेनोइड को करंट बढ़ने से अपोज कर रहा है। जैसे ही करंट बढ़ने का ट्राई करता है, ये वापस इसको कम कर देता है, बिकॉज ये अपोज करता है करंट को। तो करंट बढ़ने का ट्राई करता है, ये इसको अपोज करता है। तो सेल्फ इंडक्शन इज ए इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना। जस्ट इन ए शॉर्ट मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसे एक बहुत बड़ा मास होता है, एक बहुत बड़ा मास है, बहुत बड़ा फ्रिज है, बहुत बड़ा अलमीरा है घर में, तो उसको पोजीशन चेंज करना मुश्किल है, तो वो रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहना चाहता है। कौन तुम्हें अपोज कर रहा है उसको पोजीशन चेंज करने में, उसका मास। वैसे ही एक सर्किट में करंट बढ़ने से कौन अपोज कर रहा है, उसका सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, या कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन क्या होता है, इन बेसिक टर्म्स इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए इंडक्टर टू ओपोज द चेंज इन करंट। ठीक है, तो करंट के चेंज को कितने अच्छे से ओपोज कर पाएगा। नेक्स्ट, इंडक्टर इन सीरीज। अगर दो इंडक्टर सीरीज में होंगे तो कैसे करेंगे, एल वन प्लस एल टू, सीरीज पैरेलल में होंगे तो ये वाला फॉर्मूला, ये तो आता ही है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इंडक्टर का फॉर्मूला ये पहले से ही हमें पता है। यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो नेगेटिव साइन को हमने यूज़ नहीं किया है, ये ब्रैकेट में एग्जाम में मत लिखना, जस्ट काम के लिए। वर्क डन का फॉर्मूला होता है वी आई टी, ये हमेशा याद रखना। वर्क डन का फॉर्मूला है पोटेंशियल इंटू करंट इंटू टाइम, ये हमेशा का याद रखना। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया, आई इंटू डी टी। हाँ, डी टी और डी टी, ये वाला डी टी कैंसिल, तो एल आई डी आई। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में सेल्फ इंडक्टेंस तो एक कॉयल का प्रॉपर्टी है, बाजार से कॉयल खरीदेंगे, उसका खरीदोगे तो उसका सेल्फ इंडक्शन फिक्स रहता है, वो टाइम के साथ साथ नहीं बदल सकता। सेल्फ इंडक्शन एक कॉयल का कैपेसिटी है ओपोज करने का, तो वो जिस मटेरियल से बनेगा, अगर उसका वैल्यू 1 है तो वो हमेशा 1 ही रहेगा, अगर उसका ओपोज करने का कैपेसिटी 2 है तो वो हमेशा 2 ही रहेगा। तो सेल्फ इंडक्शन तो बाहर आ गया। और डी आई यानी करंट का इंटीग्रेशन 0 से लेकर आई तक, तो इसका आंसर आएगा एल आई डी आई का होता है स्क्वायर बाई टू, आई डी आई का इंटीग्रेशन इज आई स्क्वायर बाई टू। अपर लिमिट बैठाओगे तो आंसर आएगा दिस, दिस इज कॉल्ड वर्क डन। वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। तो देयरफॉर एक सेल्फ इंडक्टर का कॉयल, माने एक इंडक्टर, कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है, हाफ एल आई स्क्वायर। और ये एनर्जी उसको स्टोर किस फॉर्म में करता है, ये एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर यानी क्या होता है, एक सोलेनॉइड, याद रखना। द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द सोर्स। ये जो इंडक्टर पे एनर्जी आता है ना, वो किसके खर्चे से आ रहा है,
वो खर्चा कर कौन रहा है? दैट खर्चा इज बीन डन बाय द सोर्स ईएमएफ यानी बैटरी। तुम अपोज कर रहे हो तो एक्स्ट्रा वर्क डन कौन कर रहा है? बैटरी को करना पड़ रहा है ना। तुम तो यहाँ पे अपोज कर दिए, करंट आना चाहता है, तुमने अपोज कर दिया। अब इसको ओवरकम करने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा कौन कौन रहा है? बैटरी। तो ये जो एनर्जी तुम पे स्टोर हो रहा है, ये एनर्जी आ कहाँ से रहा है? फ्रॉम द बैटरी ओनली। और ये एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी एसी करंट, one half cycle energy is stored and during the next half cycle the same amount of energy is returned। याद रखना इन केस ऑफ एसी, अगर एक इंडक्टर में से एसी करेंगे तो पहले साइकिल पे ये अपोज करेगा, करके एनर्जी स्टोर करेगा, जबकि नेक्स्ट साइकिल में ये एनर्जी रिलीज हो जाएगा, बिकॉज पूरा करंट ही उल्टा हो जाएगा ना। पहले करंट ऐसे जा रहा है, फिर अगले मोमेंट में करंट अपना डायरेक्शन ही चेंज कर लेता है इन केस ऑफ एसी। तो पहले साइकिल में एनर्जी स्टोर होता है, सेकंड साइकिल में एनर्जी रिटर्न हो जाता है यानी रिलीज हो जाता है। इट इज़ फॉर दिस रीजन एवरेज इलेक्ट्रिक पावर ऑफ ए इंडक्टर इज जीरो। हमें एसी चैप्टर में हमने देखा है कि पावर कंजम्पशन ऑफ एन इंडक्टर होता है जीरो, कैपेसिटर होता है जीरो। क्यों जीरो होता है? बिकॉज फर्स्ट साइकिल में वो एनर्जी स्टोर करता है, सेकंड साइकिल में वो रिटर्न कर देता है, बिकॉज करंट ही अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड, यहाँ पे एक लंबा सोलेनोइड लिया है, उसका लेंथ है एल, और हर यूनिट माने हर 1 मीटर पे कितने नंबर ऑफ टन है? एन। हर यूनिट पे नंबर ऑफ टन है एन, और एन का फॉर्मूला है कैपिटल एल बाई एल, माने नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ इज टोटल नंबर ऑफ टन्स बाई टोटल लेंथ। तो ये जो फॉर्मूला है एन आई एल नहीं है, एन बाई एल। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय टोटल लेंथ। ठीक है, टोटल टर्न्स बाय टोटल लेंथ। ये फॉर्मूला जब तुम लोग सीखोगे तो बी वेरी केयरफुल, कहाँ पे स्मॉल एन कहाँ पे कैपिटल एन, बी वेरी केयरफुल। अब हमें पहले से पता है मैग्नेट सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, जहाँ पे एन है दिस एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये तो हो गया ये वाला फॉर्मूला। अगेन वी नो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है? फ्लक्स इक्वल्स टू बी, माने बी इंटू एरिया। ठीक है, तो बी का फॉर्मूला हमें ऊपर से मिल गया, और एरिया ऑफ ईच टर्न माने हर टर्न का एरिया कितना होगा? हर लूप का एरिया कितना है? हर लूप का एरिया है ए। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स क्या होगा? टोटल फ्लक्स के लिए हमें एक लूप का एरिया नहीं, हमें सारे लूप का एरिया चाहिए। तो एक एक लूप का एरिया है ए, तो यहाँ पे ऐसे कितने लूप्स होंगे? अगर हर 1 मीटर पे एन टर्न्स है तो एल लेंथ में कितने लूप्स होंगे? एन इंटू एल। अगर सिंपल भाषा में मैं फिर से कह रहा हूँ ये आ गया फॉर्मूला फॉर ईच टर्न, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू ईच टर्न का एरिया आ गया ए। अब मुझे सबके लिए निकालना है, ये इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इस टर्न के लिए भी, सारे टर्न्स के लिए मिला के निकालना है। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? मैंने तुम्हें कहा है कि हर यूनिट लेंथ में यानी वो हर 1 मीटर पे एन नंबर ऑफ टर्न्स है, हर 1 मीटर पे एन नंबर ऑफ टर्न्स है। तो 2 मीटर में कितने टर्न्स होंगे? ट्वाइस एन। 3 मीटर में कितने टर्न्स होंगे? थ्राइस एन। 1 मीटर पे एन टर्न्स है, 2 मीटर में ट्वाइस एन होंगे, 3 मीटर में थ्राइस एन होंगे। तो एल मीटर में कितने टर्न्स होंगे? एन इंटू एल। तो एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे एन इंटू एल से, यानी टोटल, और जो ईच टर्न का एरिया ये है, हर टर्न का एरिया, हर टर्न का एरिया ए है, तो सबका मिला के ए इंटू दिस। ये आ गया यहाँ पे, यहाँ से आ गया हमें नया फॉर्मूला। अब इसको कंपेयर करेंगे फाई इक्वल्स टू एल आई के साथ। जैसे इसको फाई इक्वल्स टू एल आई के साथ कंपेयर करेंगे, फाई फाई सेम, फाई फाई सेम, आई आई सेम, आई आई सेम, तो बचा एल, यानी ये पूरा चीज़ एल के इक्वल होगा। देन एल इक्वल्स टू दिस। सिंपल टर्म्स में मैं कह रहा हूँ, हम बेसिकली ये करते हैं, जब दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है और दोनों का राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड सेम है, जैसे इसका लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो मैं फाई की जगह एल आई लिख सकता हूँ। यहाँ से आई आई कैंसिल, तो एल इक्वल्स टू दिस। याद रखना नोट, अगर मैं इनसाइड ऑफ द सोलेनोइड को कोई भी मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर से फिल कर दूँ, यानी सोलेनोइड के अंदर कोई भी मटेरियल बाहर से डाल दूँ, एक कुछ भी डाल दिया जिसका रिलेटिव परमिटिविटी है म्यू आर, तो सोलेन इस पूरे स्ट्रक्चर का सेल्फ इंडक्टेंस यानी अपोज करने का कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर ए एल।
जहाँ पे n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ वाला एक बार फिर से जस्ट रिकैप करने के लिए, अगर एक 10 मीटर का कॉयल है और इसके हर मीटर पे मुझे 10 मीटर का कॉयल है जिसमें 20 टर्न्स है, 10 मीटर का कॉयल है 20 टर्न्स है, तो हर मीटर पे कितने टर्न्स होंगे? 20/10 दैट इज 2 टर्न्स। यानी हर एक मीटर पे 2 टर्न्स है, हर एक मीटर पे 2 टर्न्स है, इस तरह से 10 मीटर पे 20 टर्न्स है। एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनोइड, सोलेनोइड पे एनर्जी स्टोर्ड, हमें एल का फॉर्मूला ऑलरेडी ऊपर से मिल चुका है, बी का फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ से आई साइड चेंज करके निकाल लिया। अब एनर्जी स्टोर्ड क्या फॉर्मूला क्या होता है? म्यू यू इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। अब एल की जगह एल का फॉर्मूला, आई की जगह आई का फॉर्मूला, आई का फॉर्मूला आई की जगह, एल की जगह एल का फॉर्मूला, दोनों बिठा दो, ये आगे इक्वेशन, यहाँ से काटो, दिस एनर्जी रिसाइड्स इन द सोलेनोइड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो तुमने एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला निकाला, हमने पहले भी एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला निकाला था, बट वो था नॉर्मल टर्म्स में, सेल्फ इंडक्शन के टर्म्स में। ये है एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब फिर से हमें निकालेंगे मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम माने बेसिकली बहुत सिंपल है, मैग्नेटिक एनर्जी निकालना है पर यूनिट वॉल्यूम। तो मान लो मैग्नेटिक एनर्जी है यू, ऑब्वियसली एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका एक और नाम क्या हो सकता है? मैग्नेटिक एनर्जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम माने क्या है? इसको डिवाइड कर दो वॉल्यूम से, यू बाई वी, वॉल्यूम ऑफ ए सोलेनोइड क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ इज नथिंग बट वॉल्यूम, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इज वॉल्यूम। तो यहाँ से हमें मिल गया वी इक्वल्स टू ए एल, ये आ गया यू। तो यू की जगह अब यू कैपिटल यू की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से ए एल और ये नीचे वाला ए एल, ये ए एल कट जाएगा, तो कट बचेगा ये, तो मिल गया हमें नया इक्वेशन। फिर आता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? जहाँ पे एक कॉइल बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है और दूसरा कॉइल किसी चीज़ के साथ कनेक्टेड नहीं होता, तो एक बस गैल्वेनोमीटर से लगा दो। जब इस कॉइल पे स्विच ऑन करोगे तो इसका फ्लक्स धीरे धीरे इंक्रीज होगा और इसका फ्लक्स इसको टच करेगा तो इस पे भी फ्लक्स इंक्रीज होगा। अब ये भी अपोज करेगा इस चेंज को, तो ये इस चेंज को कैसे अपोज करेगा? बाय क्रिएटिंग करंट, वो करंट से ट्राई करेगा इस फ्लक्स को अपोज करने का, और वही करंट हमें गैल्वेनोमीटर में शो होगा। तो जब तक इस पे फ्लक्स का चेंज होगा तब तक ये करंट क्रिएट करता रहेगा। अब इस पे फ्लक्स का चेंज हो रहा है तो इस पे भी सेल्फ इंडक्शन होगा, वो हम पढ़ते नहीं है बट इस पे भी सेल्फ इंडक्शन होगा, बिकॉज ऑब्वियसली ना ये एक सोलेनॉइड है जिसका खुद का बैटरी है, तो ये खुद पे फ्लक्स का चेंज कर रहा है तो खुद पे भी सेल्फ इंडक्शन होगा, और इसका फ्लक्स का चेंज इसको भी टच कर रहा है तो इस पे भी इंडक्शन हो रहा है, तो इसका फ्लक्स का चेंज जो इस पे चेंज, इसके फ्लक्स का चेंज जो इस पे करंट क्रिएट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, बिकॉज तुम किसी और के फ्लक्स से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, इट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। So when two coils are inductively coupled, in addition to the induced EMF, mutual induction, uh, uh, so in addition to the mutual induction produced due to mutual induction, induced EMF is also produced due to self induction। तो ये जो मैं अभी अभी कह रहा था तुम्हें कि इन पे म्यूचुअल इंडक्शन तो होगा ही, साथ में सेल्फ इंडक्शन भी होगा। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल छोटा सा सेटअप है, दो कॉइल्स हैं सेकेंडरी, इसको ये कॉयल है एस, ये कॉयल है एल, इस पे बैटरी कनेक्टेड है, इस पे बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो जैसे ही इस पे फ्लक्स का चेंज स्टार्ट होगा वो इसको भी टच करेगा, तो इसको भी चेंज होगा तो ये भी अपोज करेगा, तो यहाँ पे हमें करंट मिलेगा। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ऑब्वियसली इस पे फ्लक्स का नंबर किस पे डिपेंड करेगा? इसके करंट पे, तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट, तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू एम इनटू आई, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे एम, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इसका यूनिट है हेनरी, याद रखना म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट हमेशा हेनरी होता है, कैपिटल एच। फैक्टर अफेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन किन किन फैक्टर्स पे इफेक्ट हो सकता है? एक है कपलिंग, यानी कैसे एक दूसरे को अरेंज कर रहे हो, कौन से ओरिएंटेशन में, तो उसका फॉर्मूला है के इक्वल्स टू रूट ओवर एम L1 L2। ठीक है, जहाँ पे L1 L2 होगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉयल, माने जो भी तुम दो कॉइल्स ले रहे हो,
जिसका जैसे L1 हो गया तो इसका L2 हो गया. When the two coils P and U, P and S are wounded on each other, the coefficient of coupling is maximum. यानी coefficient of coupling maximum कब होगा? जब दो coils को ऐसे लगाया जाएगा एक दूसरे के ऊपर. ठीक है, ऐसे जब लगाओगे ना ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर, ऐसे जब लगाएंगे ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, तो ऐसे केसेस में कपलिंग विल बी मैक्सिमम. कपलिंग मैक्सिमम क्यों है? बिकॉज यहाँ पे हर फ्लक्स, जो ग्रीन वाले का फ्लक्स है वो रेड वाले से पास हो रहा है, तो कोई भी फ्लक्स का वेस्टेज नहीं हो रहा है. और सबसे गंदा कपलिंग कब होता है? जब हम एक कॉइल को ऐसे रखेंगे और दूसरे कॉइल को ऐसे लगा देंगे. दिस इज द वर्स्ट कपलिंग. ठीक है, तो वही दो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है. नेक्स्ट, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड्स. ठीक है, दो लॉन्ग सोलेनोइड्स के लिए जो कोएक्सियल है, कोएक्सियल यानी एक सोलेनोइड ऐसे होगा तो उसी के एक्सिस पे दूसरा सोलेनोइड आना चाहिए. तो उसी के एक्सिस पे दूसरा सोलेनोइड कैसे आएगा? ऐसे. तो इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनोइड दैट आर कोएक्सियल. तो लेट अस कंसीडर टू सोलेनोइड्स S1 S2. दोनों का लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन N है. एक का नंबर ऑफ टर्न्स N1 होगा, एक का नंबर ऑफ टर्न्स N2 होगा. तो हम करंट पास कर रहे हैं I1 S1 से. तो S1 में से करंट जा रहा है I1. अब यही I1 फ्लक्स क्रिएट करेगा जो S2 में टच करेगा. तो उस फ्लक्स का नाम हमने दिया है 521. जो क्रिएट किया है वन ने क्रिएट किया है और टच कर रहा है टू को. ये फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? ये फ्लक्स डिपेंड करेगा I1 के करंट पे. इस फ्लक्स का म्यूचुअल इंडक्शन का नाम दिया हमने 21, इसके नाम से मैच करके. अब इसके मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लिखना है. मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कौन किया है? I1 ने किया है, तो म्यू नॉट एन आई I1. अब यही मैग्नेटिक फील्ड हम बिठा देंगे. हमें फ्लक्स का फॉर्मूला पहले से पता है. फ्लक्स इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू ऑफ ईच टर्न. मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ ईच टर्न्स, एक टर्न का एरिया इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. तो अगर हर यूनिट लेंथ पे n2 नंबर ऑफ टर्न्स है तो टोटल टर्न कितना होगा? n2 इंटू एल. ठीक है, टोटल टर्न्स विल बी n2 इंटू एल. ये हो चुका है, अभी अभी बोला है, तो n2 इंटू एल. यहाँ पे हमने b का वैल्यू डाल दिया, a डाल दिया, n2 इंटू एल डाल दिया. अच्छा, अगेन n2 इंटू एल क्यों लिया? हम चेक किस पे कर रहे हैं? S2 पे मेजर कर रहे हैं ना. तो फ्लक्स पे एरिया भी S2 का आएगा, टर्न्स भी S2 का आएगा. और फील्ड क्रिएट किसने किया है? फील्ड क्रिएट किया था ग्रीन वाले ने. तो इसीलिए फील्ड के फॉर्मूला में I1 आया है, बिकॉज फील्ड क्रिएट किया I1 ने और फ्लक्स मेजर कर रहे हैं हम रेड वाले में यानी नंबर 2 पे. तो करंट दिया था S1 को, मेजर कर रहे हैं S2 पे. तो जी, क्योंकि करंट S1 को दिया था तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट हम I1 यूज़ कर रहे हैं. क्योंकि मेजर हम S2 पे कर रहे हैं तो यहाँ पे एरिया हमने S2 का लिया है, तो वहाँ से हमें नया फॉर्मूला मिल गया फाई का. अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इस वाले वैल्यू को, ठीक है, इसके साथ, इफ़ आई कंपेयर इसको इसके साथ, तो देखो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है. तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे इसके जगह मैं वहाँ से M21 I1 लिख सकता हूँ. वहाँ से I1 कैंसिल हो जाएगा तो M21 बचेगा, ये वाला पार्ट. सिमिलरली इसको हम दिखा सकते हैं कि अगर हमने S2 से करंट पास किया होता तो हम S1 पे भी फ्लक्स निकाल सकते थे. उस केस में भी हमें सेम आंसर मिलता. सिमिलरली 10 दोनों का आंसर सेम है, तो ये आ गया मैग्नेटिक सेल म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला. तो याद रखना, करंट पास करेंगे हम एक से, मेजर करेंगे हम दूसरे से. अगर हमने करंट पास किया है ग्रीन वाले से और मेजरमेंट हम कर रहे हैं रेड वाले पे, तो ग्रीन वन विल क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड तो यही क्रिएट करके देगा ना, बिकॉज करंट तो इससे जा रहा है. और मेजरमेंट करते वक्त एरिया वगैरह, हम फ्लक्स का मेजरमेंट करते वक्त एरिया वगैरह किसका लेंगे? रेड का लेंगे, बिकॉज रेड इज द वन जिस पे हम मेजर कर रहे हैं. तो एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स हम किसका चूज करेंगे? रेड वाले का. और करंट और मैग्नेटिक फील्ड किसका लेंगे? ग्रीन वाले का, बिकॉज उसी ने क्रिएट किया है. म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स. अगर दो कॉइल्स कंसेंट्रिक है यानी एक के साइड में एक, दोनों का सेंटर सेम है,
एक का रेडियस है R1, एक का रेडियस है R2। ऐसे वाले केसेस में म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा? द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दीज कॉइल्स एट द सेंटर, हम सेंटर में चेक करेंगे। तो अगर हम चेक करें तो इस बार हमने करंट पास किया है B2 से, तो अब इससे करंट जा रहा है, तो यही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके देगा। तो B2 इक्वल्स टू सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस पाई आई बाई आर। तो हमने चेक किया है C2 सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड करके क्रिएट करके दे रहा है, दिस फॉर्मूला में बिठा दिया। इसका रेडियस है R2, सब कुछ गिवन है। देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स किस पे चेक करना है? ऑब्वियसली जिस पे करंट है उस पे चेक करके तो फ़ायदा नहीं है, हमें म्यूचुअल करना है, तो हम चेक करेंगे इस पे। तो एरिया किसका चूज करेंगे? रेड वाले का, यानी ये वाला एरिया। तो वही हमने किया है, फ्लक्स इक्वल्स टू B2। मैग्नेटिक फील्ड किसने क्रिएट किया है? C2 ने। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B2 इनटू एरिया किसका लेंगे? रेड वाले का। तो रेड वाले का एरिया वैल्यू बिठा दो, आ गया फॉर्मूला। अब अगेन हमें पहले से ही पता है मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्शन इनटू करंट। तो म्यूचुअल इंडक्शन इनटू करंट, अब दोनों को करेंगे कंपेयर। कंपेयर करने पे हमें क्या मिला? हम यहाँ पे फाई की जगह Mi2 लिख सकते हैं। अब I2 कैंसिल हो जाएगा तो m बचेगा, ये वाला पार्ट, म्यू नॉट बाई 2R2 इंटू पाई R1 स्क्वायर। यहाँ से हमें एक और म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला मिल गया। आगे याद रखना फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कब यूज़ होता है? इन केस ऑफ इंड्यूस करंट ओनली। ये हमें अगले AC चैप्टर में जनरेटर में काम में आता है। दिस इज यूज्ड ओनली इन द केस ऑफ इंड्यूस करंट, जहाँ पे राइट हैंड रूल है और ये जो फिंगर है सेंट्रल फिंगर वो इंड्यूस करंट डिनोट करेगा, बाकी सब सेम है। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, E इक्वल्स टू माइनस ऑफ BL² ओमेगा। ये वाला बहुत काम में आता है। ठीक है, ये कब किस केस के लिए है? जब एक रॉड रखा हो जिसका लेंथ हो L, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड हो, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड हो और उसको स्पीड से घुमाया जाए, और उसको कोई स्पीड से घुमाता रहे। ऐसे वाले केसेस में जब ये घूमेगा तो ये फ्लक्स के लाइंस को काटेगा, यानी चेंज होगा। ऐसे वाले केसेस में जो भी चेंज होगा उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा अपोज करने के लिए चेंज को, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है ये वाला, जहाँ पे बी है मैग्नेटिक फील्ड, एल होगा रॉड का लेंथ, ओमेगा हो गया रोटेशन का वेलोसिटी। ठीक है, बाकी एक बार पढ़ के देख लो ना, ये अभी नहीं, ये नहीं चाहिए। इसका फॉर्मूला अगर सीखना है तो सीख के रख सकते हो, बट दिस इज़ द डायग्राम। ठीक है, सीखना है तो सीख के रख सकते हो सर्कुलर स्क्वायर लूप्स के लिए। यहाँ पे प्रूफ है इसका, जो अभी अभी फॉर्मूला दिखाया ना उसका प्रूफ। तो जस्ट एक बार चेक कर लो, मैं झट से प्रूफ समझा के दे देता हूँ। एक रॉड है, लेंथ है L, वो रोटेट कर रहा है इन ए सर्कल, और सर्कल पे है मैग्नेटिक फील्ड, और वो यूनिफॉर्म है, यानी हर जगह सेम। तो ये जो सर्कल है ये कितना एरिया बना रहा है? πL², बिकॉज L तो मेरा रेडियस हो गया ना, तो ये घूमेगा तो जो सर्कल बनाएगा उसका रेडियस, उसका एरिया क्या होगा? πL²। अब हमें पहले से ही पता है फाई डी फाई यानी फ्लक्स इक्वल्स टू व्हाट? BDS cos थीटा। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, सर्कल का एरिया है, सर्कल है ऐसा, तो ऑब्वियसली दोनों पे एंगल कितना होगा? दोनों पे एंगल है 90। तो हम यहाँ पे एंगल आएगा ही नहीं, इट विल बी सेम एंगल, यानी यहाँ पे सॉरी 90 नहीं होगा, यहाँ पे cos 0 होगा। इस चीज़ को 3D में देखते हैं। इस चीज़ को अगर 3D में देखोगे ना, तो मान लो रेड वाला मैग्नेटिक फील्ड तुमसे दूर जा रहा है इस तरफ, और तुम्हारा लूप है यहाँ पे, एंड दिस इज योर लूप। तो लूप का एरिया वेक्टर कैसे होगा? लूप का एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। तो दोनों के बीच में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो cos 0 1, तो बी डेल एस। यहाँ पे बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, डेल एस हमने निकाल लिया है। अब अगेन हमें ये वाला फॉर्मूला पता है, डी टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। क्यों? ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, टी यानी डी टी, तो डी टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। अब ई इक्वल्स टू -d∅/dt अकॉर्डिंग टू फेराडेस लॉ, तो हम लिखेंगे डी फाई की जगह डी फाई का वैल्यू, और डी टी की जगह डी टी का वैल्यू। ये काट दोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। आंसर जो इम्पोर्टेंट लगे मुझे 4 5, फिर नीचे आंसर भी गिवन है, पॉज करके पढ़ लेना। तो 4
and then there is 5, then there is 11, then 12 and then 13. तो ये सारे ये हो गया तुम्हारा इंडक्शन का पूरा चैप्टर का वन शॉट, ठीक है।